यूजीसी में आपका ये क्वेश्चन आया था कि नवजात शिशु जनसंख्या समर्थन नीति का अनुपालन करना वाला कौन सा देश है। इसका मतलब देखिए क्या है, क्वेश्चन को अगर समझें कि नवजात शिशु यानी ऐसे देश जहां पर छोटे बच्चे हों, उनकी संख्या अगर कमी आ रही हो, छोटे बच्चों की संख्या कमी आ रही हो, तो वो देश क्या करेंगे कि प्रजनन के लिए प्रोत्साहन करती है, यानी उस परिवार का क्या करेगी, सपोर्ट करेगी वो, ठीक, कि जनसंख्या जो ऋणात्मक में आ रही है, ऋणात्मक से यानी इसको सकारात्मक में ले जाने की बात करते हैं ये। और उसमें देखिए जो ऑप्शन था बहुत अच्छे अच्छे थे। एक था आपका स्पेन, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा था जापान, और चौथा था उसमें आपका रूस, और एक ऑप्शन और दिया था इसी में भूटान। ये ऐसे ऑप्शन दिए गए थे और इनमें से कूट बना करके दिया गया था। इतना ही नहीं, मतलब क्या है कि हर देश के बारे में अगर जान रहे हैं तभी उसका उत्तर आ पाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो कि वहां पर क्या है कि जनसंख्या काफी ऋणात्मक में जा रही थी। इनमें से आपका स्पेन है जो कि आपका एक है। इसी तरह से रशिया में देखा जाए, रशिया में रूस के साथ बहुत ज्यादा समस्या है गई है, और एक आपका है जापान इसके साथ। तो तीन थे हैं यहाँ पे, यानी स्पेन, जापान और रूस। ये आपका ऑप्शन ये सही था कि जहां पर क्या हो रहा है कि नवजात शिशु जनसंख्या समर्थन नीति का अनुपालन किया जा रहा है, और वहां पर जनसंख्या में प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए उस परिवार का यानी वहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी ये वहां पे नीति था। तो एक पॉइंट वहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा इसको, ठीक, नोट करके लिखिएगा, नवजात शिशु जनसंख्या समर्थन नीति। नवजात शिशु जनसंख्या समर्थन नीति नवजात शिशु जनसंख्या समर्थन नीति। समर्थन नीति देखिए, जनसंख्या की यह नीतियां प्रायः उन देशों के लिए बनाई जाती है, उन देशों के लिए बनाई जाती है जहां पर जनसंख्या ऋणात्मक में जा रही है, जहां पर जनसंख्या ऋणात्मक में जा रही है। ऐसे देशों में प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए परिवारों की सहायता गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार
रूस में नवजात शिशु की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट दर्ज की गई है जिसके परिणामतः रूस ने महिला प्रजनन कल्याण से संबंधित कई नीतियां बनाई हैं। इसी प्रकार स्पेन तथा जापान जैसे देशों ने इस नीतियों का अनुपालन किया है। भारत की बात आएगी तो भारत क्या इसका अनुपालन करेगा? नहीं करेगा वहां पे, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनसंख्या ऑलरेडी, नवजातों की संख्या काफी ज्यादा है। तो अगर इसको देखिए, कल जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि आयु संरचना पिरामिड या लिंग आयु संरचना पिरामिड के बारे में, यहाँ पे मेल और फीमेल से संबंध में था, और उस पिरामिड को 3 भागों में बांटे थे हम लोग। एक था आपका जो कि काफी बढ़ते हुए ग्रोथ को दिखा रहा था, एक था आपका स्थिर को दिखा रहा था, एक आपका ह्रासमान को दिखा रहा था। तो जो देश नवजात शिशु जनसंख्या समर्थन की नीति करेगा, अनुपालन करेगी, तो उसका पिरामिड किस अवस्था पर होगा? क्लियर हो जा रहा होगा यहाँ से कि वो क्या होगा? तीसरी अवस्था, ह्रासमान पिरामिड में होगा। वो किसमें होगा? वो ह्रासमान पिरामिड में होगा। देखिए, अब जो पहले आपको ये पिरामिड बहुत ज्यादा टफ लगता था, अब इससे क्या हो रहा, आपको आसानी हो जा रही है कि हाँ, किस देश का पिरामिड कैसा बनेगा। जैसे भारत और उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, उन सबका पिरामिड कैसा होगा वो भी क्लियर हो जा रहा होगा आप लोगों को। और ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या स्थिर करने की बात की गई है, ग्रोथ यानी बहुत ही, जैसे अमेरिका की बात करें हम लोग, तो अमेरिका का पिरामिड कैसा होगा? स्थिर पर होगा वो, है ना। वो क्या है, वहां पे ग्रोथ रेट उतना ज्यादा नहीं है, तो स्थिर अवस्था पर होगा, यानी दूसरा वाला, यानी आपका रहेगा ये, ठीक। तो और इसी प्रकार ब्राजील का अगर पिरामिड की बात करें हम लोग, तो बढ़ते हुए के रूप में। अर्जेंटीना की बात करें हम लोग, बढ़ते हुए, है ना। तो पहला यानी वहां पर क्या है, बेस काफी ज्यादा यानी रहेगा आपका ये। तो ऐसे देखिए, किसी भी देश के बारे में आप आसानी से उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्यूरेट तो नहीं तो मे भी वहां तक आप यानी एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका पिरामिड इसके यानी हिसाब से बनेगा, ये सारी चीज, ठीक है ना। इसी के संदर्भ में देखिए, एक आता आपका रिकार्डो का जो सिद्धांत आता है, रिकार्डो का जनसंख्या सिद्धांत, रिकार्डो का जनसंख्या सिद्धांत, ठीक। खूब आता है क्वेश्चन, इसमें पूछा जाता है ना। जहाँ पे एक तरफ है सैडलर पूछा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ रिकार्डो पूछे जाते हैं, तीसरी तरफ आपका माल्थस यानी पूछा जाता है इसमें, ठीक। तो रिकार्डो में देखिए क्या है कि इन्होंने बताया था कि ये रिकार्डो, पहली बात है, ये माल्थस की थ्योरी का समर्थन कर रहे हैं ये,
किसका समर्थन कर रहे हैं? माल्थस की थ्योरी का समर्थन करते हैं। रिकार्डो क्या बताते हैं कि अगर किसी भी देश में श्रम की मांग में बढ़ोतरी होती है तो उसका परिणाम देखिए क्या होगा, वहां पे मजदूरी दर बढ़ेगी। उसका परिणाम क्या होता था? मजदूरी दर बढ़ेगी। और जब मजदूरी दर बढ़ेगी तो इसका परिणाम क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, वहां पर बढ़ जाएगी। ये सीधा यानी ये सिद्धांत है ना, कि कोई भी देश है कि मान लीजिए कि वहां पर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियां अगर आ गई हैं और प्रतिस्थापित कर रही हैं और वहां पर लेबर की आवश्यकता हो रही है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि वहां पर होगा जो मजदूरी जो रेट होगा वो क्या होगा, वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर कहीं पर 500 रुपए की दिहाड़ी है तो 500 रुपए से वो 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए तक हो जाती है ये। और जब मजदूरी दर बढ़ेगी तो उसका परिणाम क्या होगा, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ यानी वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब पॉपुलेशन ग्रोथ है देखिए कई तरीके से बढ़ेगा। हो सकता है कि वो प्रवास के द्वारा भी हो, और हो सकता है कि वहां पर लगातार इस तरह से अगर डिमांड हो रही है तो लोग क्या करेंगे कि प्रजनन क्षमता में भी यानी वृद्धि यानी करना शुरू कर देते हैं, यानी प्राकृतिक वृद्धि दर वो भी बढ़ना शुरू होगा। जो तत्कालीन प्रभाव होता है प्रवास का होता है वो। जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं पर रोजगार करना चाह रहा है और उसको 500 रुपए की मजदूरी मिल रही है, और कोई राज्य ऐसा है और वहां पे अचानक क्या है, कोई कंपनी आ गई है बाहर की और वो मजदूरी दर है 800 रुपया, 1000 रुपए दे रही है, तो अचानक क्या होगा, दूसरे जगह के जो मजदूर होंगे वो प्रवास होकर के कहां पर होंगे, उस स्थान पर आ जाएंगे वो। तो इस तरह से उत्प्रवास होना शुरू हो जाता है और इससे क्या हो जाएगा कि वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ यानी काफी ज्यादा बढ़ जाती है ये। ठीक, तो ये रिकार्डो इसके संदर्भ में बताते हैं ये। ठीक, वहीं पर देखिए क्या होता है कि जो मार्क्स क्या कहता है ना, मार्क्स इसका जस्ट उल्टा बताता था वो। मार्क्स कहता है कि पॉपुलेशन जब कहीं पर वृद्धि हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, वहां पर जो श्रम होती है, श्रम की कीमत घटने लगती है। श्रम की कीमत घटने लगती है। तो इस तरह से देखिए क्या उसका जस्ट उल्टा जा रहा है ये, कि पॉपुलेशन अगर वृद्धि होगी कहीं पर ज्यादा यानी एक्सेस पॉपुलेशन होगी, जहां पे मजदूरी यानी काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा उस जगह पर कि श्रम की कीमत अपने आप घटने लगेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर कहीं पर पढ़ा रहा है और बहुत सारे टीचर वहां पे आ गए, जैसे किसी भी कोचिंग में है कि ज्योग्राफी के टीचर हैं, ठीक है, अच्छा उनकी कीमत ये है, तो चलिए ठीक है आपको हम 500 रुपए घंटे के हिसाब से पढ़ाने के दे रहे हैं। लेकिन दूसरा है कहेगा कि हम भी खाली हैं, हम आप चलो 300 रुपए घंटा पढ़ा देंगे, कोई कहेगा हम 250 रुपए घंटे पढ़ा देंगे, कोई कहेगा 200 रुपए घंटे पढ़ा देंगे, यहां तक आ जाएंगे कि 100 रुपए घंटे तक राजी हो जाएंगे। तो परिणाम क्या होगा कि जब ज्यादा ओवर एक्सेस होने लगता है तो वहां पर क्या होगा, श्रम की कीमत यानी घटने लगती है। तो मार्क्स भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं क्या है, सही है भी अपना, है ना, लेकिन क्या है दोनों के बीच में क्या जस्ट अपोजिट हो जाता है ये। तो रिकार्डो देखिए क्या बता रहा है कि माल्थस की थ्योरी का समर्थन करता है कि श्रम की मांग अगर बढ़ेगी तो मजदूरी दर क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी, और जब मजदूरी दर बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखिए 1970 का अगर आप दशक करिए भारत में, देखिएगा 1970 का वो दौर याद करिएगा कि जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई, इंदिरा गांधी के समय की अगर करें हम लोग, है ना, साउथ में क्या विशाखापट्टनम आपका है, विजयनगर, ये सब कंपनी स्थापित हो रही है। फिर वहीं पे कॉटन टेक्सटाइल मिल से रिलेटेड गन्ना मिल, ये सब स्थापित हो रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां काफी ज्यादा लगी है वहां पे वो। ठीक, तो इसका परिणाम क्या हुआ है कि जब देखिए कंपनी लगी है तो वहां पर क्या होगा कि श्रम की मांग बढ़ी है, श्रम की मांग बढ़ी है,
और अपने पूर्वांचल से या बिहार से इन क्षेत्रों से क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि पलायन होकर उस क्षेत्र में गए हैं। तो उस एरिया में क्या हो रहा है कि श्रम की मांग बढ़ी है, तो वहां पर क्या है, मजदूरी दर यानी कीमतें उनकी बढ़ी है। कि गांव पे रहते थे उनको यानी 100 रुपए नहीं कमा पाते थे 1970 के दशक में, लेकिन जब बाहर गए तो वो क्या है 200-250 रुपए तक कमाने लगा करना शुरू किए। और इतनी ज्यादा मांग बढ़ गई थी कि बताया जाता है कि वो दौर है जो 1970 का, कि वहां पे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मजदूरी क्या दोनों की सेम सेम थी। वो लोग कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब की अपेक्षा बल्कि क्या है आपका ये प्राइवेट है ये। इसी प्रकार है, देखिए जब आईटी सेक्टर आया था आपका 1998 के आसपास ये, तो उस समय देखिए क्या था कि आईटी सेक्टर में कंप्यूटर का अगर किसी को बेसिक नॉलेज होता था तो 10,000-12,000 रुपए की आसानी से उसको नौकरी मिल जा रही थी। और वहीं पर जो टीचर जो काम करता था, प्राइमरी का जो टीचर था, उसको 8,000-9,000 रुपए उसकी पेमेंट हुआ करते थे। तो लोग क्या करते थे कि प्राइमरी का टीचर बनने की अपेक्षा क्या करते थे कि आईटी सेक्टर यानी कोई एमसीए कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, इस पर यानी काफी ज्यादा हो गई थी वो। हाँ, तो एक ट्रेंड चला था वो, ठीक। और ये लगभग आपका तब तक चला है, ये 2005-6 तक चला आपका ये, कि वहां पे बीएड वर्ड कोई नहीं करता था। तो इस प्रकार है, यानी रिकार्डो अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही है। फिर अब देखिए वर्तमान में देखिए क्या है ना, प्रेजेंट टाइम में, कि अब इस समय देखिए क्या है, इतनी ज्यादा मार्क्स पे देखिए आते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है बाहर कमाने के लिए, तो दूसरा देखिए क्या है कि कम कीमत पर यानी करने के लिए तैयार है। मतलब क्या है कि जब पॉपुलेशन काफी ग्रोथ हो गई तो क्या होगा, श्रम की कीमत अपने आप डाउन हो जाती है। और यही श्रम की कीमत का डाउन होना ही मार्क्स क्या करता है, विरोध करता है ये, कि बस क्या करिए, ये जो एक्सेस जो यानी ये कीमत है, ये कीमत हमको दे दीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई परिवार है वहां पे 10 सदस्य हैं, लेकिन उनके पास जिस हिसाब से अर्निंग आनी चाहिए, अगर एक व्यक्ति मान लीजिए कि एक व्यक्ति अगर कितना भी काम कर रहा है, तो यानी अगर उसको 10,000 रुपए है तो 1,00,000 रुपए की अर्निंग आनी चाहिए, लेकिन वो अर्निंग उतनी आ नहीं रही, आ रही कितनी 20,000 रुपए आ रही है। तो ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि और ज्यादा हो तो और ज्यादा, यानी 10 की जगह पे यानी 20 होंगे तो 20,000 आएगा। तो क्या होगा, पॉपुलेशन यानी अपना ग्रोथ है करना शुरू कर देते हैं ये। तो यहाँ पर ये भी अपनी जगह पर सही है। तो समय और परिस्थितियां, कि रिकार्डो अपना जो सिद्धांत देते हैं किस समय दे रहे हैं और ये किस समय दे रहे हैं, तो दोनों का सिचुएशन यानी काफी ज्यादा वो डिपेंड करता है। कि हो सकता है कि इनके समय में ऐसा रहा होगा कि वहां पर पॉपुलेशन यानी कम रही होगी, है मजदूरी यानी मजदूर करने वाले कम रहे होंगे। इसी के संदर्भ में एक आते हैं सैडलर आते हैं। सैडलर इनका भी देखिए जनसंख्या से रिलेटेड बहुत अच्छा सिद्धांत मिलता है ना। सैडलर के देखिए क्या बताते हैं कि ऐसे स्थान पर जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, वहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा, अपने आप में डाउन हो जाता है। ये भी देखिए ठीक है अपनी जगह पे, कि अगर कम जगह पर क्या होगा, ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, समस्याएं ज्यादा होंगी। और जब समस्याएं ज्यादा होंगी तो उसके निवारण के लिए कहेंगे कि हाँ, यानी हमारे लिए सुटेबल क्या है, कि जहाँ पे 4-5 एक व्यक्ति के परिवार में रहते थे बच्चे, वहां पर क्या है 1 या 2 रहना ज्यादा सुटेबल होता है। यानी इंसान क्या करता है, दूसरे से तुलना करता है। तो इस तरह से क्या है, ये देखिए क्या बताते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा यानी संबंध पाया जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी उल्टा संबंध देखने को मिलता है। दोनों के बीच में कैसा है, उल्टा संबंध देखने को मिलता है। तो इनको भी ध्यान में रखे रहिएगा, हम काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इस पॉइंट को भी पे नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। रिकार्डो का जनसंख्या सिद्धांत, रिकार्डो का जनसंख्या सिद्धांत
रिकार्डो का जनसंख्या सिद्धांत। देखिए, रिकार्डो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का कुछ हद तक समर्थन करते हैं। कुछ हद तक समर्थन करते हैं। इनका मानना था कि जब श्रम की मांग बढ़ती है तो मजदूरी दर में वृद्धि होती है। मजदूरी दर में वृद्धि होती है, जिसके परिणामतः पॉपुलेशन ग्रोथ में या जनसंख्या वृद्धि में तेजी से वृद्धि होने लगती है। ये वृद्धि प्रवास तथा प्राकृतिक वृद्धि दर दोनों तरीके से होती है। उदाहरण स्वरूप 1970 के दशक में जब भारत में बड़ी कंपनियां जैसे विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग, विजयनगर इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में वृद्धि हुई, सूती वस्त्र उद्योग में वृद्धि हुई तो शहरों में श्रम की मांग बढ़ने लगी। क्योंकि मजदूरी दर में भी वृद्धि होने लगी, जिससे उत्तर प्रदेश बिहार से अधिक मात्रा में लोग प्रवासित होने लगे। देखिए, कोई भी जो एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हैं अपने आसपास का दीजिए, सबसे बेहतर है। मतलब क्या है
कठिन से कठिन शब्दों में नहीं, व्यवहारिक चीजों में जाना है। रिकार्डो का सिद्धांत है जैसे इसको कितना ज्यादा आप उसको अपने धरातल लेवल पे यानी इसको समझ सकते हैं, उसका एग्जांपल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपका ये। तो ये देखिए क्या है, 1970 का ऐसा दशक आता है कि जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, प्रवासन होना शुरू हो जाते हैं। और इसी प्रकार है देखिए, एक है कि जब धान से ग्रामीण लेवल पे हम लोग हैं तो उसी का एग्जाम्पल देंगे। जैसे उदाहरण देखा जाए, धान की बात आती है, जब धान की रोपाई आती है या कटाई आती है या गेहूं की मड़ाई आती है, तो वहां पर देखिए क्या होगा कि आपका कि श्रम की मांग बढ़ने लगती है और उसका परिणाम क्या होगा, मजदूरी दर भी बढ़ेगी। कि जो पहले मजदूरों को कीमत यानी 300 रुपए भी नहीं मिलती थी, अब आसानी से 300-400 रुपए आसानी से मिल रहा है, नाश्ता पानी भी मिल जाता है। और परिणाम क्या होगा, फिर लोग प्रवासित होना शुरू कर देते हैं, शहरों से लोग बुला लेते हैं कि ऐसा है चले आओ, घर आ जाओ, जितना वहां कमाओगे उससे उतना यहाँ भी कमा लोगे, कि इतनी मजदूरी यहाँ भी मिल जाएगी। और इसका दूसरा परिणाम क्या होगा, इसी बहाने हम लोग आपस में थोड़ा सा मिलजुल भी लेंगे, तो दोनों काम हो जाएगा। तो इसे देखिए क्या होगा कि जब ये समय आता है तो उस समय क्या होगा कि लोग शहर से ग्रामीण की तरफ प्रवासित होना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, रिकार्डो का सिद्धांत कहीं ना कहीं क्या है, एक व्यवहारिक लगता है ये आपका, ये कि ऐसा बिल्कुल देखने को मिलता है ये। ठीक, देखें इसी प्रकार भारत के कृषि कार्य, इसी प्रकार भारत के कृषि कार्य जैसे धान की रोपाई, कटाई व मड़ाई के संदर्भ में भी रिकार्डो का सिद्धांत प्रासंगिक प्रतीक होता है। प्रतीक होता है। वही पैराग्राफ नोट कर लिखिएगा। वही मार्क्स के अनुसार उल्टी धारणा थी। उनका मानना था कि अधिक जनसंख्या के कारण श्रम की कीमत कम होने लगती है। कम होने लगती है, जिससे वो कहते हैं कि पूंजीवाद को समाप्त करके जनसंख्या वृद्धि की समस्या को रोका जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या को रोका जा सकता है। तो ये भी देखिए अपनी जगह पर सही है बिल्कुल, कि जो व्यक्ति रोजगार कर रहा है उसको अपने जीवन यापन के लिए अगर उचित नहीं मिल पाता है, तो जो उसके द्वारा एक्सेस जो कमाई होती है, वो एक्सेस कमाई है वो कौन ले जाता है, वो पूंजीपति ले जाता है। वो वही कहते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा जो
गेन अर्निंग है वो क्या है कि अगर हम लोगों में बंटवारा कर दिया जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लोगों के अंदर यह मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ज्यादा कामगार होंगे, उतने ज्यादा कामगार होंगे उतनी ही ज्यादा पूंजी हम लोग वहां से निकालने का प्रयास करेंगे। ये ठीक, तो इनकी इस तरह से अपनी जगह पर ही है। तो ये भी अपनी जगह पर सही है कि जो एक्सेस मनी है वो एक जगह पर जो एकत्र है उसको यानी लेने की बात करते हैं ये, कि वहीं पर जो एक जगह पर धारणीय वो पूंजी इकट्ठा है वो क्या होगा हमारे लिए समस्या है। वो बस क्या करिए पूंजीवादियों को किसी तरह से खात्मा कर दीजिए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि कोई ज्यादा उतनी बड़ी चीज नहीं है ये, कि हम लोग अपनी जनसंख्या इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमें क्या होता है जो उचित मुआवजा है वो नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों की सोच इस तरह से हो जाती है कि जितने ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे उतनी ज्यादा यानी पूंजी आएगी। तो इनका एक अपना ये धारणा चलता है। ठीक, तो ये भी देखिए जो सिद्धांत है ये क्या है कि कहीं ना कहीं जो भारत जैसे जो बहुत पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे साम्यवादी सोच विचारधारा है वहां पर ये प्रासंगिक रहती है ये अपनी जगह पे। उसका लिखेगा सैडलर का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। सैडलर का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, सैडलर का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत इनका मानना था कि जब जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है जब जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है तो वहां पर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसके परिणामतः जनसंख्या वृद्धि में कमी आती है। जनसंख्या वृद्धि में कमी आती है। जनसंख्या वृद्धि में कमी आती है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या वृद्धि में उल्टा संबंध दिखाई देता है। आया हुआ क्वेश्चन ये आपका। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या वृद्धि में उल्टा संबंध दिखाई देता है। ऐसे लिखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी इनवर्स रिलेशन टू 1 पॉपुलेशन ग्रोथ, उल्टा संबंध दिखाई देता है। जैसे देखिए अपने 2-3 पीढ़ी से पहले अगर हम एग्जाम्पल देखें, अपने जो आजा लोग हैं, दादा हैं, नाना नानी, उन सब के परिवार देखें तो उसमें क्या थे कि उनके जो बच्चे थे काफी ज्यादा हुआ करते थे। एक परिवार में देखा जाए कि पिताजी हैं 3-4 भाई, उनकी 3-4 बहनें, यानी 8-8, 9-9 लोग हुआ करते थे। इसी तरह से मौसी की संख्या काफी ज्यादा, मामियों की संख्या काफी ज्यादा। ऐसा है नहीं देखने मिलता, 1-2 पीढ़ी को ऊपर जाइए आप लोग। अब वर्तमान में देखिए क्या है प्रेजेंट टाइम में, तो वहां पर क्या था, उस परिवार का जो जनसंख्या घनत्व तो काफी ज्यादा था। और इतना ज्यादा था कि पता चलता था कि खाना अगर बनाते थे तो यानी दोपहर तक होते होते समाप्त हो जाती थी। बच्चे क्या तो भूख से बिलखने लगते थे। ऐसा ये सब चीजें नजर आता है। सब चीजें अगर आज से यानी
15-20 साल या 25 साल पहले की बात करें, ये सब परिवार में नजर आता था गांव ग्रामीण क्षेत्र में। तो अब वहां पे देखिए क्या लगा कि अगर उसकी जगह पर जनसंख्या कम होगी तो अच्छी तरीके से क्या होगा, उनका पालन पोषण होगा, भरपूर उनको क्या है पोषण दिया जा सकता है। अब वर्तमान में देखिए वही चीजें हो गई हैं कि आज क्या हो रही है कि ज्यादा ज्यादा 2-3 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं है। तो अब ये कंडीशन हो गई है। तो ये क्या हुआ कि मतलब क्या हुआ कि इनके अनुसार, सैडलर के अनुसार देखा जाए तो ये भी वर्तमान में काफी ज्यादा प्रासंगिक है। तो इनकी भी सही है कि जब जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होने लगती है तो परिणाम क्या होता है, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी होने लगती है। अब इसी को देखिए सिद्धांतों पे जोड़ लें हम लोग, कि जैसे दिल्ली की बात करें हम लोग, दिल्ली महानगर में, तो दिल्ली महानगर में देखिए क्या हुआ कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र आपका बना। उसी के परिणाम क्या हुआ, वहां का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया गया। जब विकेंद्रीकरण करना शुरू किया गया तो क्या होगा, डेंसिटी को कम करने की बात कही। तो एब नजर जो हार्वर्ड की संकल्पना है गार्डन सिटी, तो गार्डन सिटी तभी स्थापित की जा सकती है जब क्या करेंगे हम लोग वहां पे कि जनसंख्या का विकेंद्रीकरण करेंगे। जैसे अब यहाँ इलाहाबाद का है, तो इलाहाबाद को अगर गार्डन सिटी के रूप में डेवलप करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस पीपल है जैसे दारागंज हो गया, सलोरी हो गए, है ना, तो जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है, इन सबको क्या है, इनको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, जो सेंट्रलाइज हो गए हैं तभी वहां की जगह मिलेगी और गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पर इसको सेक्टर में कन्वर्ट करेगी। और वहां पर क्या होगा, गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट है। कार्बुजर की जो संकल्पना है आपकी भविष्य के रिलेटेड, ठीक, कि भविष्य से रिलेटेड यानी बढ़िया उसको कैसे बनाया जाए, तो कार्बुजर की जो संकल्पना है उसको भी यानी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो एक तरह से देखा जाए क्या है कि वर्तमान में जो हम लोग चल रहे हैं, चाहे कार्बुजर की संकल्पना पे चल रहे हैं वो, और चाहे एबेनज़र की संकल्पना पे चल रहे हैं वो, ठीक, तो वो सब क्या है कि आपका इसी सिद्धांत का कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है कि जनसंख्या घनत्व वहां पर वृद्धि है और इसलिए क्या कर रहे हैं, वहां की जनसंख्या को डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज कैसे करेंगे, जो प्रवास के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, प्रवास की जगह पे क्या कर देंगे, उत्तर प्रवास कर देंगे। प्रवास की जगह पे क्या कर देंगे, उत्तर प्रवास कर देंगे। मतलब क्या हुआ, देखिए कि ऐसे बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों इलाहाबाद कैंपस में, वो तो अपना मेन सिटी में रहें, और जो बहुत से ऐसे हैं जिनका इसमें एडमिशन नहीं हो पाता है, जैसे रज्जू भैया विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं, तो उनको यहाँ की अपेक्षा रहना क्या होगा, नैनी ज्यादा वाजिब रहेगा। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ की पॉपुलेशन को इससे अच्छा ये सुविधा अगर वहां पर दे दिया जाए सारी चीजें, तो बच्चे आसानी से रह लेंगे। लेकिन क्या लोगों की एक सोच और धारणा है कि नहीं, स्टूडेंट कहाँ पर आए, यानी सेंट्रलाइज हो, और किस जगह पे सेंट्रलाइज हो, बस यही यूनिवर्सिटी के आसपास एरिया में हो जाए, भले यानी उससे कोई भले क्या करे वो 15-20 किलोमीटर की दूरी पे जाकर के अध्ययन करने जा रहा हूँ। इसी प्रकार है देखिए ट्रिपल आईटी से रिलेटेड आपका झलवा वाला, तो वो भी देखिए क्या है कि जिसको यानी ट्रिपल आईटी में जो एजुकेशन है तो यहाँ ना रह करके बल्कि क्या उसको वहां पर है, लेकिन उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, मूलभूत आधारभूत पहले सुविधाएं दे दे गवर्नमेंट। और आधारभूत संरचनाएं देखिए क्या है, अच्छी तरीके से रोड दे दे, कि जो रोड की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है वही कि आपको रोड की संरचना वहां पर मिल जाए। बिजली से रिलेटेड दे दिया जाए, कि जैसे 24 आवर अगर प्रयागराज में है तो 24 आवर है नैनी में भी यानी बिजली प्रोवाइड कर दिया जाए, झलवा की तरफ वहां भी कर दिया जाए। फिर सफाई से रिलेटेड कि नगर निगम के अगर झाड़ू से रिलेटेड ये सब आ रहे हैं कूड़ा कचरा वाले यहाँ पे, तो वो सुविधाएं वहां पर भी मिल जाए। पानी से रिलेटेड, सीवर लाइन से रिलेटेड, तो ये सारी सुविधाएं जब देखिए मिल जाएगी तो एक बच्चा क्या होगा कि यहाँ की अपेक्षा रहना वहां पर ज्यादा वाजिब हो जाए। और फिर उसके अलावा और देखिए क्या है, यहाँ पे जो रूम रेंट आपको है 5000 है, वहां पे रूम रेंट आपको 3000 रुपए में, यानी कम में अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और जो पुस्तकों का एक यहाँ पे झुंड लगा हुआ है, ये इस झुंड को क्या है गवर्नमेंट को हटाने का प्रयास करे। जैसे एक जो कटरा मार्केट है आपका, पुस्तकों का इतना ज्यादा संकेंद्रीकरण हो गया है, तो उस संकेंद्रीकरण से रिलेटेड क्या है, वहां पर ऐसी नीतियां बनाए कि वहां से क्या करे, विकेंद्रीकरण कर दे उनको।
तो वो लोग क्या करेंगे, वहां से हट करके दूसरी जगह पे जाएंगे तो बच्चे भी हिसाब से उत्प्रवास होंगे। तो ये सब देखिए एब नजर ने ये सब क्या है, ये सारी चीजें यानी अपने थिंकिंग में लिखी है सारी चीजें कि कैसे यानी किया जा सकता है कि डिसेंट्रलाइज यानी करना उतना आसान नहीं है। उसके लिए पहले क्या हुआ, अलर्ट होना पड़ेगा, वो सारी नीतियों को बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कार्बूजर की संकल्पना को यानी अडॉप्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, वहीं पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। वर्तमान समय में एब नजर हावर्ड का स्मार्ट सिटी, गार्डन सिटी की संकल्पना काफी हद तक सैडलर की विचारधारा से मेल खाती है। उदाहरण स्वरूप दिल्ली महानगर जो अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र था, वहां की जनसंख्या को डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण किया गया। जिससे एनसीआर के सीमाओं में वृद्धि हुई। और उसे गार्डन सिटी के रूप में डेवलप किया गया। गार्डन सिटी में डेवलप किया गया। इसी प्रकार ली कार्बूजर का रेडियंट सिटी कॉन्सेप्ट है जो शहरी मास्टर प्लान के रूप में भविष्य के शहर के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है इसका कि अभी 1 साल पहले की बात है, आप लोगों ने नितिन गडकरी का बहुत अच्छा सा ऐसा देखा होगा कि हमारा जो कोई भी जैसे बड़ौदा सिटी दे दिया जाए, बड़ौदा सिटी का मास्टर प्लान ऐसा होगा
कि ओवरफ्लाई यानी सिडनी की तरह ऐसे नजर आएगा। तो देखने में लगता क्या, सब लोग मजाक उड़ाते थे कि ऐसा हो सकता है भला कभी, यानी न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पर ओवरफ्लाई बन सकता है। लेकिन क्या हुआ है कि आसानी से देखिए हम लोग क्या है, सपना सत्य हो गया। तो कार्बुजर की ये संकल्पना देखिए क्या है, ये बिल्कुल वर्तमान में कहीं ना कहीं प्रासंगिक है, यानी भविष्य का सिटी जिसे कहते हैं हम लोग। कि न्यूयॉर्क जैसी सिटी है आपका, सिएटल जैसी सिटी है, तो वो सारी सुविधाएं क्या है उस तरह के, यानी रोड यहाँ पर यानी ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं। सिडनी जैसा बिल्कुल यानी आपको मिल रहा है सारी चीज। बालसन चौराहा जैसे इलाहाबाद का ले लिया जाए, कभी हम लोगों ने सपने में सोचा था कि ऐसा यानी हमारा प्रयागराज का ये चौराहा बन जाएगा कि रात में जाइए बिल्कुल लगेगा ही नहीं कोई किसी को। अगर यहाँ से अगर 15-20 साल पहले कोई एजुकेशन प्राप्त करके या कोई अधिकारी बन करके गया हो और उसको ले आकर के रात में वहाँ पे छोड़ दिए कि सर बताइए कौन सी जगह है, तो शायद वो भ्रमित हो जाएगा और बता ही नहीं पाएगा कि हाँ ये प्रयागराज है। और जबकि बालसन पे पता नहीं जिंदगी यानी बीत गई होगी, ये क्या नाम है जो भारद्वाज पार्क यानी के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन आज भी भारद्वाज पार्कों को लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो ये चीज हो, देखिए कार्बुजर की संकल्पना ये थी आपकी है कि भविष्य का शहर, यानी इस तरह से। तो भविष्य का शहर देखिए प्राप्त करने के लिए क्या है, उसको तभी प्राप्त कर लेंगे जब ये सैडलर की विचारधारा कहीं ना कहीं क्या प्रासंगिक होगी आपकी। यही कारण है देखिए ये सब क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नियोजन है ये कहीं ना कहीं क्या है कि या तो सैडलर की विचारधारा, रिकार्डो है, मार्क्स माल्थस है, इन सब से कहीं ना कहीं आपको टच करेगी। और यही इस वजह से बार बार पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा जो आप देखेंगे 2021, 22, 23 क्रम में देखिएगा तो यहाँ से रिलेटेड क्या आपका कि सैडलर की विचारधारा खूब आया हुआ है, रिकार्डो का पूछा गया है, कार्बुजर के बारे में पूछा गया आपका। तो पूछने का कारण क्या है, यही है कि वर्तमान में कितने प्रासंगिक है ये, है ना, इन्हीं पर ज्यादा रिसर्च हो रहा है ये। ठीक, देखिए कार्बुजर बताते हैं कि ये शहर ना केवल बेहतर जीवन शैली प्रदान करेगी, बल्कि बेहतर समाज की संरचना में भी अनोखा योगदान देगी। तो जब देखिए ये सारी चीजें आ जाती हैं तब यहाँ से देखिए क्या होगा आपका प्रैक्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लोरेंस पेरी का है नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस। तो वहां से देखिए उस सिद्धांतों की बात आ जाती है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, नियरेस्ट नेबरहुड जो आपका एनालिसिस है, निकटतम पड़ोसी सूचकांक जिसे कहते हैं हम लोग। तो वो देखिए आपका इसीलिए पूछा जाता है कि उसमें जैसे क्वेश्चन आया है कि आपका 2.5 रहता है तब संरचना कैसी बनती है। तो ये क्या होगा कि जो सिस्टमेटिक तरीके से यानी एक नियमित दूरी पर जो है कि अगर नियरेस्ट नेबर एनालिसिस की बात करें कि 2.5 जब रहता है उसका मान, अब कैसे रहता है प्रैक्टिकल में इसको हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट नेबर फ्लोरेंस पेरी के बारे में। तो इनका भी देखिए क्या होगा, इनकी प्रासंगिकता बढ़ जाएगी कि जब इस तरह से रहेंगे, जब सेक्टर वाइज बढ़ जाएंगे तो एक सेक्टर और दूसरे सेक्टर के बीच में क्या होगा, सिस्टमैटिक तरीके से कि उनका जो दूरी होगा एक यानी बैलेंस होगा सबका, वो है 2.5। तो इससे क्या होगा कि उसका भी यानी योगदान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक फ्लोरेंस पेरी भी अपने आ जाते हैं। ठीक, तो हालांकि देखिए जब माल्थस पढ़े थे ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, ये सब चीजें हैं। आप चूंकि पूछ रहे हैं क्वेश्चन नहीं बता पाए कई बार, चलो इसको दोबारा आपको रिवाइज करवा देते हैं। ठीक, तो एक बार अब ये याद रहना चाहिए इससे रिलेटेड, है ना, कि इनके नाम को जानते रहा करिए। ठीक, और याद हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है, कोई ज्यादा वो नहीं है। वो बस क्या है कि इनको सिद्धांत के रूप में ना पढ़िए, इनको व्यवहार में ले आइए
कि वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता क्यों है, क्यों इस समय हम लोगों के बारे में जानना जरूरी है, ये सब चीजें। ठीक, क्लियर हो गया भाई? अब तो नहीं भूलेंगे। ये सारा सिद्धांत इकोनॉमिक्स में भी है। हाँ, सब वहीं से तो आए हैं सब चीजें, सब इकोनॉमिस्ट हैं ये आपके। सैडलर हो गया, रिकार्डो हो गया, माल्थस हैं, सब इकोनॉमिस्ट हो गए। ठीक, तो शहरों के देखिए, जो शहर क्या है आपका, तो शहर आपके हैं पूंजीपतियों पे ही चल रहे हैं आपके ये। तो इकोनॉमिस्ट, ठीक, तो उसी से विचारधारा से रिलेटेड आपके रहते हैं ये। और कल वाली वीडियो चला लीजिएगा, जो है ना, सब चालू कर लिए हैं, देखिए। तो कल हम लोग भारत की जनगणना से रिलेटेड जो बात किए थे, ये उसी में देखिए आयु संगठन से रिलेटेड हम लोग, है ना, तो इसी को देखिए जो टॉपिक आपका है, जो आपके रखे गए हैं सिलेबस में, जनसंख्या संगठक करके लिखा गया है। जनसंख्या संगठक, और इसी जनसंख्या संगठक में हम लोग जो लिंगानुपात संगठक है उसको पढ़ते हैं, और इसी में हम लोग आयु लिंग से रिलेटेड जो संगठक होता है उसी को इसी में पढ़ा जाता है। इसी में कई चीज टॉपिक है आपके हैं कि इसमें आपका है लिंगानुपात है संगठक, आयु लिंग संगठक है, और एक और इसमें आपका आता है धार्मिक संगठक। एक तीसरा और संगठक आता है, वो कौन सा आपका, धार्मिक संगठन। अब इन तीनों का देखिए सबका अपना अपना रूप है, अपना अपना योगदान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस प्रेजेंट टाइम में जो इम्पोर्टेंस है वो इसका काफी ज्यादा हो गया है। ये कारण क्या है, देखिए सन 2024 में ही भारत सरकार ने भारत की जनसंख्या का क्या है, एनालिसिस करवाया है। एनालिसिस किस पे करवाया है कि धार्मिक संगठन के आधार पे किया है। अब उस रिकॉर्ड में देखिए पाया क्या गया, सबसे बड़ी दुविधा थी कि भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के साथ यानी धर्मों की तुलना की गई है, कि भारत में देखिए क्या पाया गया, भारत की जो सबसे बड़ी आबादी थी हिंदू, इसमें क्या हुआ, गिरावट दर्ज की गई 7.6%। ये बहुत बड़ी यानी एक चिंता का सोचनीय विषय था ये। ठीक, और यही कारण है देखिए हर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला जो पोर्शन होगा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि सरकार का देखिए जो हिंदुत्व का नारा देना, ये सब चीजें इससे रिलेटेड कार्य करना, और ये क्या होगा, जनगणना क्या है आपके लिए सबसे ज्यादा करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, कि ये गिरावट दर्ज करना मतलब क्या है कि हिंदू धर्म कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में क्या हो रहा, कन्वर्ट हो रहा है ये। और ये क्या है, हमारे कल्चर के लिए सबसे बड़ा है ना शर्मनाक चीज है ये, कि मतलब क्या है कि हमारा कल्चर है उसके यानी सूटेबल नहीं है ये। अब वो कई तरीके हो सकते हैं, कि या तो लालच हो सकता है, या तो कुछ हो सकता है यहाँ पे जो बुराइयां हैं अपने कल्चर की, उस कल्चर से रिलेटेड, मतलब क्या है, इतना अगर इसको उजागर किया जा रहा है तो उस समस्या को दूर करना सबसे बड़ी चीज है, कि क्या कारण है कि लोग हिंदू धर्म को लोग त्याग करके दूसरे धर्मों की तरफ क्यों ज्यादा उत्सुकता हो रहे हैं। ये हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय बन गया है ये।
और यही कारण है कि आपका धार्मिक संगठन की जनसंख्या आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन्होंने बताया कि जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक जो धर्म थे, उनमें क्या हुई है? वृद्धि। ठीक, ये चीज हुआ है। और भारत का जो पड़ोसी देश है, जैसे पड़ोसी देश हो गए पाकिस्तान हो गए, फिर इसके बाद बांग्लादेश हो गया, भूटान, ये सब चीजें हो गए, तो इन सब में क्या इसका जस्ट उल्टा ट्रेंड पाया गया कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर क्या है, कि इसका उल्टा पाया गया कि वहां पर क्या हो रहा है, जो अल्पसंख्यक हैं उसमें क्या हो रही, गिरावट आई है, और जो वहां बहुसंख्यक हैं उसमें वृद्धि की गई है। मतलब इससे क्या हुआ कि जो भारत है अपने उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश, अर्थव्यवस्था में भी कहते हैं कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। किस बात के हम लोग शक्तिशाली हैं? आखिर जब हम अपने ही कल्चर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी और वृद्धि होनी चाहिए अपना कल्चर, और उसमें क्या हो रहा है, गिरावट दर्ज की जा रही है। और पड़ोसी देश हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि जिसमें बहुसंख्यक हैं उसमें तो ग्रोथ कर रहे हैं, और हम लोग उसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं। तो ये के चिंता का विषय बना हुआ, इसीलिए रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, और यही कारण है आपका ये धार्मिक संगठन यानी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है आपका ये। ठीक है, तो इसको नई जनगणना से इसको यानी कहीं ना कहीं लिंक करना जरूरी है। और ये वाला जो डाटा है कहीं मिलेगा नहीं आपको ये, तो जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट के अनुसार उसको डाउनलोड करके उसको आपको बता दे रहे हैं कैसे क्या क्या है। और ये आपका जो नया वाला डाटा वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, लेकिन इसके लिए हम लोगों को क्या है, पुराना थोड़ा सा जानना जरूरी है, तभी हम लोग तुलना कर पाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इसका, जनसंख्या संघटक में धार्मिक के जनसंख्या। देखिए अगर धर्म की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई, ये सब है आपके पारसी, ये सब अपने अपने आइए। और संविधान में देखिए क्या है कि हर धर्म की अपनी स्वतंत्रता दी गई है, 25 से 28। सबको अपने धार्मिक स्वतंत्रता है। इसलिए क्या है कि कोई भी किसी यानी धर्म से रिलेटेड है कुछ खिलाफ आवाज उठा भी नहीं सकता है। अगर कोई उठाता है तो सीधे क्या करता है, वो आर्टिकल 32 के तहत है, कहां चला जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। और हाई कोर्ट किसके तहत जाएगा, 226 के तहत रिट दायर कर देगा कि हमारे धर्म के विरोध में क्या है, कुछ ना कुछ अनहोनी बात कहे हैं, इसलिए कोई इस पे बोलता भी नहीं है। इस पे अब एक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है इस पे। ठीक, तो अब इसी में देखिए जो है आपका है कि जो ईसाई धर्म है, इसमें से ईसाई धर्म की बात करें तो ये देखिए है सबसे पहले यानी भारत में आए थे, केरल में आए थे। ईसाई धर्म है, ये क्या है, सबसे पहले कहां पे आए, केरल में आए हैं। और इसके बाद जो मुस्लिम धर्म की बात करें हम लोग
ये मध्यकाल में आ रहे हैं ये मध्यकाल में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि इनमें से कौन कौन से धर्म हैं जो कि प्रवासी हैं और कौन कौन से धर्म हैं जो कि यहाँ के मूल हैं। ये तो निष्कर्ष में क्या आया कि दो धर्म की बात की गई है जो रिकॉर्ड है इसमें, कि जो ईसाई धर्म है एक वो, और जो मुस्लिम धर्म है ये क्या है, प्रवासी के रूप में है। नहीं, इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, गलत, बहुत बहुत गड़बड़ कर देंगे फिर ये चीजें, है ना। अगर इस बात को कर देंगे कहीं पे, आप कहाँ का रिकॉर्ड देंगे, है जो डाटा देंगे, कोई कोई बुक देंगे आप, तो बुक में आपका जो रिकॉर्ड है आपका यही है, ईसाई और मुस्लिम। अब क्वेश्चन जो आपका आएगा वो यही आएगा, ना कि उसको देंगे, ठीक है। वो एनालिसिस है, देखिए विवाद का है, अलग करिएगा, है ना। लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एग्जाम के ओरिएंटेड आपका जो बुक रहेगा, विवादों में नहीं जानना है। थोड़ा सा हम लोगों को क्या है, लिबराइजेशन में जाना, उदारवादिता की तरफ चलेंगे, है ना। ये तर्क वितर्क की है, बात की विषय रहेगी, है ना। वो जो आपका चल रहा है इस समय वो अलग मुद्दा है वो। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या है, मूल रूप से है यहाँ पे बताना है कि दो धर्म हैं जो कि यानी बाहर से यानी उत्प्रवास होकर के आए थे ये, और बाकी जो धर्म है यहाँ भारत के मूल धर्मों को यानी दिया गया है वो। क्वेश्चन भी आपका यही आएगा आपका ये, हाँ ठीक। तो यहाँ से देखिए जो उत्प्रवास के रूप में आपका सबसे पहले जो आता है वो ईसाई आया है वो, ठीक है ना। विवादों में मत जाइएगा, विवादों में जाएंगे तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, वो विवाद से रहे ना। तो हाँ, स्टूडेंट को देखिए क्या है, आप अपना हित देखिए कहाँ पर है वो। क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या है कि अब कहते हैं ना कि जिस पतरी में खाए उसी में छेद करना ठीक नहीं है, हैं? कि वर्तमान में देखिए अब कहेंगे कि मोदी के जितनी भी योजनाएं उसकी आलोचना करेंगे, तो क्या मतलब रहेगा भाई, उनकी आलोचनाओं को स्वीकार कीजिए और उसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पीसीएस में धराधर क्वेश्चन ही क्वेश्चन को उसी पे आ गया है। हाँ वही सही है, ठीक। उसमें ये लिखा कि जो हिंदू हैं एक्चुअल में प्रवासी नहीं है, वो पहले प्रकृतिवादी थे, देन कन्वर्ट होते तब वो हुआ है। तो उनका मूल प्रकृतिवादी होते हैं, वो पहले प्रकृति के साथ थे, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब डिफरेंस आता गया, वो फिर मूर्ति पूजा करने लगे, देन फिर वो ये जो सारा भी कल्चर चल रहा है उस पे आए। पहले वो प्रकृतिवादी थे, पूरी तरह से पेड़ पौधों की पूजा करते, पेड़ पौधों का, नदियों का। अब जो अब 1970 60-70 के दशक में एक पुस्तक आई थी, बहुत ज्यादा विवादित हुई थी और इसीलिए कमीशन में पूछी गई थी वो क्वेश्चन, है ना, कि यही राहुल सांस्कृताय के बारे में, आजमगढ़ के, ठीक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बोलगा टू गंगा, वो उसी विचारधारा पे थी आपकी वो, और इस तरह से ज्यादा हुआ कि उसे बैन लगा दिया, सेंसर लगा दिया गया था उस पर, वो कि बुक को पब्लिश नहीं होने दिया गया। तो उसमें जो आप कह रहे हैं ना वो बातें उसी में उजागर की गई हैं। तो हालांकि वो बात की बात है डिबेट की, मेन चीज हम लोगों को देखना ये कि यहाँ पर देखिए जो माना गया है कि जो ईसाई धर्म है ये क्या आपके प्राचीन समय में आए हैं, आपके पहली शताब्दी के आसपास केरल में सबसे पहले आए हैं ये, और वहीं पर देखा मुस्लिम धर्म आपके मध्यकाल से रिलेटेड यहाँ पर आए हैं। तो मूल धर्मों में दे दिया जाता निम्नलिखित में से कौन से हैं भारत के मूल धर्म की श्रेणी में हैं, ठीक, या यहाँ के मूल धर्म से रिलेटेड भारत के, और कौन से नहीं हैं। तो वहाँ पे दो धर्मों को ध्यान में रखिएगा, ईसाई और ये आपके मूल धर्म नहीं है, बाकी और सबके आपके क्या है यहाँ के मूल धर्म की श्रेणी में रखा गया है। तो आयोग इसी को तो मानेगा, तो इसलिए उसको अपना जो ज्ञान है उसको रखे रहिए, बाकी हमको जो निकालना है अपना एग्जाम अपना निकालिए, ठीक है। पारसी बता रहे भी आ रहे हैं सब चीजें हैं, ये गुजरात में है सब चीजें, बहुत ही कम संख्या में, ठीक। तो मुस्लिम की अगर देखिए आबादी की बात करें कि सन 2001 की जो जनगणना थी 80.5, है ना। हिंदू की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग सन 2001 में 80.5% थी, यानी संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना है 80.1 की है। 2011 का जो डाटा है, क्योंकि जनसंख्या का जो धार्मिक जनगणना आती है 10 साल और पीछे की आती है आपकी,
जो इस समय आपका रिपोर्ट आएगा 2011 का रिपोर्ट करके देंगे वो, ठीक। तो ये हमेशा क्या है, एक डिकेड हमेशा पीछे का रहता है आपका, ये एक दशक का ये, ठीक है। तो ये जो आपको डाटा उपलब्ध है 2001 में है, भारत हिंदू की जनसंख्या कितनी है, 80.5% है ये, ठीक। अब इसी में देखिए क्या हो रहा है कि कि राज्यभर में देखा जाए कि सबसे ज्यादा जो आपके हिमाचल प्रदेश में 95 आपका है 4%। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हिंदुओं की प्रतिशत है। तो उत्तर क्या होगा आपका, हिमाचल प्रदेश बताएंगे आप लोग। कितना है कि वहां की कुल जनसंख्या का 95.4% क्या आपका हिंदू है ये। फिर दूसरा पूछता है यहाँ पे सबसे न्यूनतम प्रतिशत कहां पर है ये, नहीं केरला नहीं, मिजोरम में है। कहाँ पे है, मिजोरम के। मिजोरम में आपके ईसाई ज्यादा है, वहां पे धर्म परिवर्तन हो गया वहां पे। मिजोरम में सबसे न्यूनतम है, वहां का जो प्रतिशत है आपका ये 3.6% है ये, 3.6% है ये। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत हिंदू हैं। तो क्या उत्तर आपका 80.5%। और सबसे ज्यादा हिंदू कहाँ पर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में है। कितना है, 95.4% वहां की कुल जनसंख्या का ये है। और मिजोरम में वही देखा जाए सबसे न्यूनतम आपका 3.6% है आपका ये, ठीक। तो एक ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो देखिए आपकी जो रिपोर्ट आई है इसमें रिलीजियस माइनॉरिटी एक क्रॉस है क्रॉस है कंट्री एनालिसिस। ये जो है रिपोर्ट है ये नेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे नहीं वो मिलते हैं ऐसे थीसिस से रिलेटेड। तो इस पे यानी काफी ध्यान रखिएगा। माय रिलीजियस माइनॉरिटी ए क्रॉस है कंट्री एनालिसिस। ये आपका जो डाटा दिया गया है 1950 से और 2024 इसी का एनालिसिस किया है उन्होंने, ठीक है ना। इसका एनालिसिस किया है और ये देखा गया है कि तब में क्या थे और अब में वर्तमान में क्या है ये आपका ये। तो यहाँ पे देखिए जो पाया गया है कि हिंदू जो धर्म था आपका 1950 में 1950 में वो आपका था 80.68%। और जो आपका 2000 ये 1950 ऐसे लगेगा हिंदू धर्म में ये 1950 में कितना था 80.68%। और 2015 में ये घट करके यानी कितना हो गया 78.06। और इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि 7.82% की क्या हो रही है यहाँ पे गिरावट हो रही है। ये इसका नवीनतम रिपोर्ट है आपका ये, जो इसका एनालिसिस किया गया है कि हिंदू धर्म में आपका है 1950 से
और 2015 का जो आपका ये है रिपोर्ट है ना, कि 2024 में आपका रिपोर्ट आया है, तो 2024 में बताएगा ना कि एक डिकेड पीछे आता है ये, तो 24 चल रहा है तो 10 साल पहले की यानी 2015 की रिपोर्ट के अनुसार दिया है ये। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 1950 में हमारा जो हिंदू धर्म का प्रतिशत था कितना था, 80.68 है, और इसी में गिरावट आई है 2015 में कितना आपका आया है 78.06, यानी कुल गिरावट कितनी दर्ज की गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वर्तमान समय में हिंदू धर्म में गिरावट जो आई है वो कितना आया है 7.82%। अब नेट में देखिए क्या होगा कि अब यहां से क्वेश्चन देगा वो, और जो भी देगा वो ऐसा देगा, व्यवहारिक देगा आपका वो, कि हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार हिंदू धर्म में गिरावट निम्न कारण से दर्ज की गई है। अब वो कारण दे देगा, अब कारण ऐसा देगा जो आप लोग जानते होंगे। क्रॉस ऑफ सेंचुरी क्या चीज? क्रॉस ऑफ सेंचुरी एनालिसिस। हाँ, रिलीजियस माइनॉरिटी ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस, ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस। फिर इसी रिपोर्ट ने देखिए दूसरी चीज बताई है, जो दूसरा आपका मुस्लिम धर्म, कि हिंदू धर्म के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म वाला कौन है आपका? मुस्लिम है आपका ये। मुस्लिम धर्म, इनकी जो जनसंख्या आपकी थी सन 2001 की जनगणना के अनुसार 13.43, ठीक, 13.43% है कुल आबादी इनकी, ये थी कब की थी आपकी? 2001 की जनगणना के अनुसार। और फिर यहां से पूछता है कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम प्रतिशत है वो किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आपके हैं वो किस राज्य में है? अब केंद्र शासित प्रदेश में चले जाएगा वो लक्षद्वीप की तरफ नहीं तो ध्यान उधर ही जाएगा। अच्छा, वो 95% है तो जम्मू कश्मीर था, चूंकि तो जम्मू कश्मीर के हिसाब से राज्य के चलेंगे, तो जम्मू कश्मीर में क्या है? सबसे ज्यादा आपके हैं। ठीक, वहां पे इसका जो कुल प्रतिशत है जम्मू कश्मीर में, हाँ बेटा, हाँ तो रिपोर्ट उसी का ही है, मतलब 51 में हुआ है तो 50 तक का जो डाटा है ना, जो प्रवास उवास करके गए हैं वही आपका है। मतलब जम्मू कश्मीर में है 66.9%, 66.9%, मोटा मोटा यानी 69% के आसपास है। दूसरा अभी क्या आपका है कि सबसे न्यूनतम की बात करें हम लोग, तो न्यूनतम आपका है 1.14, 1.14 आपका है मिजोरम में है। .14 मिजोरम। और जब थोड़ा सा देखिए मुस्लिम की बात आती है तो यहाँ पे एक चीज और आ जाता है कि जम्मू कश्मीर, अब चूंकि देखिए वर्तमान में राज्य रहा नहीं, अब इसके बाद देखिए जब राज्य नहीं रहा तो इसके बाद क्या था, असम का इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो इसलिए दूसरा जाना जरूरी हो जाता है वहां पे। असम यानी यहाँ पे दूसरे नंबर पे था 30.9%। असम 30.9%। सेकेंड लार्जेस्ट है। हाँ, 30.9%। अगर आप देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर पूछ लिया जाए
क्योंकि अब देखिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य रहा नहीं, तो इसलिए सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तब उत्तर क्या बताएंगे, प्रतिशत का ध्यान रखिए, कुल आबादी का नहीं है यहाँ पे, है ना। तो प्रतिशत में देखा जाए तो फिर असम हो जाएगा फिर आपका ये, हाँ, क्योंकि अब ये तो आपका केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड हो गया, तो ये अपना राज्य का औचित्य खो गया। तो इस आधार पे क्या होगा, असम को ध्यान में रखना आपको ये, ठीक। और तीसरे नंबर पे ये भी देखिए बहुत ही ज्यादा चर्चित में है, पश्चिम बंगाल, जो कि भाजपा सरकार पूरा हाथ धो करके पड़ी है। अभी जो एक नया देखिए इन्होंने 1905 वाला जो बंगाल विभाजन का है मुद्दे को नया छेड़ना, सब कूटनीति से सब चीजें कि कहाँ से मामला उठाया जा रहा था वो, ये कुल मिला चलता है सर, राजनीतिक सियासत कूटनीति। तो अब ये कूटनीति देखिए कौन है, जो यानी पढ़ लिख रहे हैं वो लोग वहां तक तो पहुंच जाते हैं कि अगर मुद्दा उठाया गया है कि जो बांग्लादेश कह रहा है कि हमारा बिहार ये और उड़ीसा वाला क्षेत्र है इसको दे दीजिए, तो अब इतना तो यानी जो पढ़े लिखे हैं समझ जा रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है। तो दूसरा आपका असम, और असम के बाद है देखिए आपका है फिर पश्चिम बंगाल। असम के बाद है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे जो मुस्लिम की कुल प्रतिशत आबादी मिलती है आपकी, यह है 25.2%। और चौथा स्थान मिल जाता है आपका केरल का। चौथा क्या है, केरल का मिल जाता है, और केरल में आपका है 24.7%। तो अब कुछ देखिए, थोड़ी सी राजनीति अब आपको समझ में आ रही होगी कि इन अगर राज्यों का एनालिसिस करिए तो वर्तमान की सरकार के यानी देखा जाए क्या है कि केवल एक असम को छोड़ दिया जाए, असम में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बाकी ये सब क्या है आपके अपोजिट पार्टी। और वो क्या चाह रही है कि इन्हीं पर यानी कब्जा चाह रही है वो, और वो मिल नहीं पा रहा है वो। समझ में आ रहा है ना, कारण क्या है कि मुस्लिम आबादी वहां पर सबसे ज्यादा होना। सर ये कहना सही होगा कि जिसकी सरकार केंद्र में रहेगी उसी का वर्चस्व होगा। अब ये तो है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एकात्मक शासन व्यवस्था पे चल रहे हैं कि संघात्मक। तो सरकार तो चाहती है कि एकात्मक यानी बना रहे देश की एकता अखंडता के लिए, लेकिन क्या है कि हम लोग संघात्मक की तरफ भी यानी झुकाव है। तो राज्यों को अपने अधिकार भी मिलने चाहिए, कि राज्यों को अपनी शक्ति भी मिलना चाहिए, अपने अनुसार देश को चलाएं वो लोग। बस वो एकात्मक की तरफ झुकाव ज्यादा जा रहा है। एक बार चुनाव होगा, एक बार बेईमानी करके सभी लोग बन जाए, कहानी खत्म हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, हमने अम्बेडकर को छोड़ दिया है। अरे उनकी सब आसान है। अब ये देखिए जो रिपोर्ट आपको बता रहा है इसमें ये भी कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती कहां पर है। ये तो प्रतिशत में हो गया। अब चूंकि ज्यादा विवादी देखिए मुस्लिम को ही लेकर के धर्म से रिलेटेड है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम आबादी की बात करें, ये तो प्रतिशत में आपका है ये, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन संख्या की बात करें हम लोग संख्या में, तो आपका उत्तर प्रदेश है। मुस्लिम आबादी, ठीक। ये सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा आपका है फिर बिहार आपका जाता है। दूसरा आपका है बिहार, और तीसरा आपका पश्चिम बंगाल।
और तीनों अगर राज्यों की अगर राजनीति देखिए ऊहापोह लग रही है, बिल्कुल डगमगा सी रही है कि कब कहाँ पर तख्ता पलट जाए कुछ जान नहीं सकता है वो। ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश, बिहार, अब देखिए कूटनीति तो है लगी हुई है कोई ना कोई हिंदी में पलट है। गया बस कश्मीर जैसा हाल हो सकता वहाँ है। नहीं होगा, बिहार में कुछ भी होगा। चाचा का हाथ रहा तो ठीक है। अरे वो चाचा उचा सब कठपुतली बन गए हैं। ठीक है, इन लोगों को ऐसा घेर लिया गया है, जैसे मायावती को पूरा घेर लिया गया है ना, कि मोहरा बिल्कुल कठपुतली बना लिया है। देखिए है क्या कारण, देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। जितने भी नेता हैं मेहनत के पैसे से तो यानी उन्होंने संपत्ति अर्जित नहीं की है। ये तो श्योर है कि क्या है कि 420 का है सब पैसा, ब्लैक मनी है पूरा वो। ठीक, और मायावती के पतन में सबसे ज्यादा हाथ है जो मिश्रा, क्या नाम है, सतीश मिश्रा, सबसे बड़ा हाथ था वो। ठीक, उसने क्या किया कि पूरा का उनके साथ था, उनका दाहिना हाथ था, और पूरा का पूरा डाटा उठा करके बीजेपी को दे दिया है कि अगर वो चाहे बच जाएं तो सीधे यानी इतने ज्यादा उनके ऊपर प्रत्यारोपण हो जाएंगे कि सीधे जेल के सिवा और कोई जगह नहीं मिलेगा वो। जब तक उसकी गवर्नमेंट रहेगी। ठीक ना, तो ये हाल है ये। और सेम इसी तरह से देखिए जितने भी जगह पर जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अपने हाथ की कठपुतलियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल श्योर है, हम और आप भी जानते हैं कि जो भी हैं, है ना, जितने भी नेता हैं सब अपनी मेहनत की कमाई पर इतने अरबों की प्रॉपर्टी नहीं कोई बनाया है। वो साम दाम दंड भेद हर तरीके का प्रयोग किया है। नीतीश कुमार हैं, उनको भी अपने जाल में यानी बिल्कुल फंसा लिया गया है कि वो सोचे दाएं बाएं हो जाए तो उनके सामने सीधे वीडियो क्लिपिंग दे दी जाती है कि भैया देख लो सामने है। मतलब क्या है कि हाथी के पांव में अपना पांव रखेंगे उसी में भलाई है, और नहीं अगर वहां से निकलने का प्रयास करें तो कुचल दिए जाओगे। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको भी इस तरह से गिरोह में बना लिया गया है। तो मतलब है बड़ा मुश्किल है ये सब चीजें। सर अगर यूपी में तख्ता पलट हो गया तो हैं? सर क्या हो सकता है? हैं? कश्मीर की तरह यहाँ पे भी होगा? कैसा? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इतना आसानी से नहीं है तख्ता पलट होगा। उत्तर प्रदेश तो यार पूरे भारत में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर तख्ता पलटा तो सब जगह से डगमगा जाएगी। हो जाएगा। इतना आसान नहीं है ये। अब चूंकि उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है अगर प्रतिशत को देखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपोजिशन में है ये। ठीक है ना। लेकिन सर हम लोग दूरदर्शिता नहीं दिखाई पड़ रही है वर्तमान में, बदला है। फिर देखिए जो आपका 2014 की रिपोर्ट आई है, जो 2024 की मुस्लिम रिपोर्ट, कि इसकी संख्या में क्या होगा, तेजी से वृद्धि हुई है। कि 1950 के अनुसार देखा जाए, 1950 के अनुसार देखें तो इसका जो पॉपुलेशन है टोटल आपका है 9.84% था मात्र, और 2015 में ये क्रॉस कर गया आपका ये 14.09%। अब ये देखिए जो अंतर आपका आया है ये लगभग आपका है 43.15% यानी वृद्धि हुई है। मतलब ये जो आपका अंतर आ रहा है, ठीक है, तो इसका वृद्धि प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालेंगे तो कितना प्रतिशत आपकी वृद्धि हुई है, 43.15% की यानी वृद्धि दर्ज की गई। ये सबसे ज्यादा यही खतरा है ये, कि इतनी तेजी से अगर मुस्लिम आबादी ग्रोथ कर रही है कि वो दिन दूर नहीं है कि कभी डबल हो जाएगी ये, और आज भी यानी वृद्धि दर ये सबसे ज्यादा के रूप में है ये। और जितनी ज्यादा इसमें देखिए ग्रोथ रेट बढ़ेगी क्या होगा,
कि हिंदुत्व के लिए खतरा उतना ज्यादा है कि वहां पर क्या होगा कि अपनी यानी गवर्नमेंट को, बीजेपी को यानी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देख ही रहे हम लोग कि यहां से अगर एनालिसिस करें हम लोग कि उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे संभल रही है, कि बिल्कुल लेके जहाँ कहां पर था 400 आंकड़ा पार, अब पता चला कि ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि सत्ता ही ना आ पाए, है ना, ये हाल था कि डगमगा सी रही थी बिल्कुल। बिहार भूकंप की तरह बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल है, हमेशा डर ही है कि कब चाचा जी पलटू राम है जो पलट जाए लेकिन वो चाह करके भी चाहे पलट जाए तो पलट नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल तो अपने आप में दबदबा बना लिया है ये, ठीक। असम, असम की देखिए यहाँ पे, तो असम पे तो पूरा कैप्चर में है ये। तो ये समस्या काफी ज्यादा इसकी वजह से हो रही है कि मुस्लिम आबादी कैसे समस्या। इसके बाद तीसरी अगर देखें हम लोग यहाँ पे, हाँ, केंद्र शासित में देखे जाए यूनियन टेरिटरी में, वो लक्षद्वीप आपका है, लक्षद्वीप, जहां पे मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है प्रतिशत, ये आपका है मुस्लिम में, यहाँ पे लक्षद्वीप में 94.3% है। ये डाटा आपका पूछा गया है, आया हुआ है आपका ये, ठीक, कि सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रतिशत किसे केंद्र शासित प्रदेश में है, तो उत्तर क्या होगा आपका लक्षद्वीप है। फिर ईसाई धर्म की बात करें हम लोग, ईसाई धर्म से रिलेटेड तो ये संपूर्ण जनसंख्या का यानी देखा जाए तो 2001 के अनुसार कि संपूर्ण जनसंख्या का भारत का 2.34% कितना आपका है ईसाई धर्म। अब देखिए नेट में जो क्वेश्चन आपका आया था इसी से रिलेटेड, एक तरफ यानी धर्म था और दूसरी तरफ का प्रतिशत था, और आपस में था, उसको मैचिंग करने के लिए बात आई थी कौन किससे संदर्भ में है ये, ठीक। तो ईसाई धर्म आपका है तीसरा सबसे अधिक यानी 2.34% है। और संख्या के अनुसार देखें हम लोग, संख्या के आधार पे सबसे ज्यादा कहां पर आपका केरल में है ईसाई धर्म में, कि अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कहां पर आपका केरला में सबसे ज्यादा है आपके ये, क्योंकि केरला में सबसे पहले आए भी थे, तो इनको यानी मानने वाले भी लोग वहां पर संख्या में ज्यादा हैं। और अनुपात के आधार पे देखा जाए ना, प्रतिशत अनुपात में, तो वहां पे देखिए नागालैंड नंबर 1 पे है। ये बहुत कंफ्यूजन का है कि नागालैंड और मिजोरम, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। नागालैंड में लगभग 90% यानी कुल आबादी का 90% क्या आपका वहां पे आबादी का क्या है, ये ईसाई है। तो ईसाई है, देखिए ईसाई मशीनरियां एजुकेशन में काफी डेवलप करना, और यही कारण है वहाँ की जो नागा जनजाति है इंग्लिश में बात करना, तो एजुकेशन काफी अच्छा वहां पे दिया इन्होंने। दूसरा प्रतिशत में देखें तो मिजोरम आपका नजर आता है, मिजोरम, मिजोरम का जो कुल प्रतिशत है यहाँ का 87, और मेघालय है फिर मेघालय का जो प्रतिशत है 70%, और फिर इसके बाद है मणिपुर और गोवा, मणिपुर और लास्ट में फिर ये आपका गोवा। मणिपुर में जो कुल प्रतिशत इनका है 32.2%, और गोवा में आपका है 26.7। ये है ईसाइयों से संबंध। केरल में ज्यादा है, हाँ केरल में संख्या सबसे ज्यादा है, नागालैंड में। हाँ परसेंटेज का आपका ये है ये।
अब देखिए जो 2024 का जो रिपोर्ट आया है ईसाई धर्म से रिलेटेड, तो इसमें भी बताया गया है कि वृद्धि दर्ज की गई है। मैं 2024 का ही आया है, इसमें ईसाई का नहीं दिया, क्या लग रहा है। ईसाई का रिपोर्ट इसमें गणना नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है, रहने दीजिए इसको, ठीक है। इसकी रिपोर्ट इसमें नहीं दी गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट धर्म की बात करें हम लोग, सिख धर्म। तो संपूर्ण आबादी का जो इनका प्रतिशत है 1.87 प्रतिशत है। हाँ, 2001 के अनुसार ही है आपका भी, ठीक। तो 2001 के डाटा के अनुसार कुल जनसंख्या का 1.8% के आपके सिख हैं। और देश के लगभग 70% जो आबादी है, कुल सिख का अगर देखा जाए 70% आबादी कहाँ पे रहते हैं? पंजाब में। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा अगर जो आबादी प्रतिशत वो कहाँ पर है? पंजाब में नंबर 1 पे आपका ये आता है। ये मतलब क्या है? ये जो प्रतिशत दिया गया है कि सिख जनसंख्या यानी टोटल जैसे कुल जनसंख्या जो सिख की पाई जा रही है उसका 70% जो आबादी है वो कहां पर है? वो पंजाब में रहती है। अब पंजाब की अगर बात करें हम लोग तो पंजाब में देखिए जो सभी धर्म से रिलेटेड है, तो पंजाब में जो इनका जो प्रतिशत है वो आपका है 59.99 59.99। मतलब क्या है कि अगर कुल आबादी को मान ले 100 तो 100 में से हिंदू भी होंगे, जैन भी हो जाएंगे, तो उसमें से क्या आपका 59.99% कौन है? आपके सिख हैं आपके। 70% क्या है सर? 70% सिख की कुल जनसंख्या, यानी भारत में जितनी कुल जनसंख्या आपके है 1.87%, तो कुल जनसंख्या का 70% आबादी कहां पर? आपका पंजाब में है। और पंजाब में देखिए जो सभी धर्मों को मिला करके रह रहे हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, तो उनमें से जो उसका प्रतिशत आपका 59.5% आपका ये है। इसके बाद है देखिए चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में भी आपके रहते हैं 16.1%। फिर उसके बाद हरियाणा आपका है, हरियाणा दिल्ली, हरियाणा में है 5.54।
HR हरियाणा में 5.54%। दिल्ली का आपका है 4.01%। तो एक तरह से देखा जाए कि पंजाब उसके आसपास क्षेत्रों में इनका यानी संकेंद्रण काफी ज्यादा है। ये लगभग आपका 60 है, 10, 70, 80, 85% यानी आपका संकेंद्रण उसी के आसपास हो जाता है इनका ये। बौद्ध धर्म की बात करें हम लोग, तो भारत की संपूर्ण आबादी का है ना, संपूर्ण जनसंख्या का 0.77%, बहुत ही अल्प मात्रा में। सेवन प्रतिशत है आपका क्या है कि बौद्ध धर्म है। लेकिन जो ये डाटा है एक्चुअल नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत से ऐसे हैं यहाँ पे जो हिंदू धर्म के हैं लेकिन विचारधारा उनकी बौद्धिस्ट है। समझ में आ रहा है ना कि अगर उनकी मार्कशीट या नेशनलिटी की अगर बात करते हैं, जब फार्म भरते हैं तो वहाँ पे बौद्धिस्ट नहीं लिखते हैं, वो वहाँ पर हिंदू लिखते हैं वो। लेकिन उनके जो क्रियाकलाप हैं सब कुछ क्या है, वो बुद्धिस्ट की तरफ यानी उन्मुख है वो। तो ऐसे इस आधार पे देखिए प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा ये। है किसका, ये और बढ़ेगा भाई। और हाँ, ये प्योर की बात कर रहे हैं ये, है ना, प्योर जो जिनको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी बात है ये। लेकिन सबको सर्टिफिकेट आप अपने आसपास में ही देखिएगा। बहुत से लोग हैं जो शादी विवाह है अपने रीति रिवाज है बुद्धिस्ट की विचारधारा के अनुसार कर रहे हैं। हाँ भाई, अल्पसंख्यक में है ना, तो अल्पसंख्यकों को अलग से दिया गया है। अरे बहुतों ने क्या किया है इसका कि रिजर्वेशन के तहत जो थोड़ी सी यानी होशियार हो गई हैं, जो यानी मानते हैं कि हमें बुद्धिस्ट विचारधारा से है रिलेटेड ये सब हैं, तो उन लोगों ने अपना धर्म क्या है परिवर्तन कर लिया है सीधे। लेकिन इस पर क्या है बैन भी लगाया गया है कि एक धर्म जो आपका आ रहा है उसको दोबारा इस तरह से धर्म परिवर्तन इस पे यानी वो ना किया जाए। लालच के आवेश पे है, इस पे भी रोक लगाने की बात की गई है। तो जैसे ये एविंग क्रिश्चियन कॉलेज की बात करें हम लोग, तो एविंग क्रिश्चियन कॉलेज में हम लोगों के साथ जो जो पढ़ाते थे मैक्सिमम, है ना, कई लोगों ने क्या किया कि अपने धर्म यानी हिंदू धर्म से ईसाई में परिवर्तन कर लिया, और वो आज वहाँ पे देखिए पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं रूप में। तो एक ये लालच ही रहता है ये सब चीजें। तो वही लालच एक चीज है कि क्या कारण है कि हिंदू की आबादी इतनी तेजी से जो घट रही है। तो अभी जो आपकी 7.05% है, एक्चुअली अगर डाटा देखा जाए तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा यानी हिंदू इन्वॉल्व हो गए हैं, समझा ना, बहुत तेजी से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कि लिखते तो हैं वो क्या है हिंदू, सर्टिफिकेट कहीं पे अगर भरना होना रहता है, लेकिन जो उनके कल्चर क्या है बिल्कुल वो बुद्धिस्ट है। वो उनके घरों में जाइएगा तो राम और कृष्णा के नहीं मिलेंगे फोटो, बुद्ध के मिलेंगे वो, समझा ना। तो ये ज्यादा है। तो इस तरह से प्रतिशत आपका क्या है ये सही उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। हाँ, ईसाइयों में भी ऐसा है। सर्टिफिकेट तो 80 का देते हैं, मतलब तो उन लोग और ऐसे कहेंगे तो कहेंगे नहीं क्रिश्चियन हो गए, आरक्षण SC/ST का लेते हैं। सर वो लोग लालच भी देते हैं पैसे का कन्वर्जन। हाँ बिल्कुल, कन्वर्ट के लिए दिया जाए।
देश के कुल बौद्धों की अगर प्रतिशत की बात करें तो 73% जो बौद्धिस्ट हैं महाराष्ट्र में रहते हैं। तो महाराष्ट्र में देखा जाए कि अभी हाल ही में क्योंकि महाराष्ट्र की भी देखिए क्या है, डगमगा सी रही थी बिल्कुल। जो भी हाल ही का चुनाव आया है वहाँ पे भी सरकार बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन बहुत ज़्यादा है ये। और जितने भी ये बौद्धिस्ट हैं ये सब क्या हैं, ये बिल्कुल बीजेपी के घोर विरोधी ग्रुप में हैं। तो वहाँ भी हालत कोई अच्छी नहीं थी कि यानी 70% यानी कुल का 70% यानी महाराष्ट्र में इस तरह से करना। तो एक बहुत बड़ा वो था ये चीज़ फैक्टर कि अगर सबसे ज़्यादा आपको आबादी कहा जाए कि भारत में कि बुद्धिस्ट कहाँ पे रहते हैं तो उत्तर क्या होगा आपका, महाराष्ट्र आपका सबसे उत्तर हो जाएगा ये। कुल महाराष्ट्र का 73% है सर। हाँ, यानी संपूर्ण जनसंख्या यानी संपूर्ण बौद्धिस्ट का, है ना, संपूर्ण बौद्धिस्ट की जो पॉपुलेशन है उसका 73% कहाँ पे है, महाराष्ट्र में सबसे मोस्ट पॉपुलेशन है। ठीक, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये है। और वहीं पे देखिए आपका है जो सिक्किम है आपका, वो सिक्किम में देखिए जो भी आबादी रह रही है, सिक्किम के बारे में कहा जाता है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कहा जाता है ये। ठीक, तो यहाँ पे जो कुल आबादी रह रही है उस कुल आबादी का 28% जो है आपके वो बुद्धिस्ट हैं। क्लियर हुआ कि नहीं दोनों पॉइंट में कि इसमें और इसमें क्या अंतर है ये। यानी यहाँ पर क्या है कि सिक्किम की कुल जनसंख्या, सिक्किम की कुल जनसंख्या का 28% क्या आपके बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट। सिक्किम की कुल जनसंख्या, कंफ्यूज मत होना ये डाटा ये दोनों के बारे में। पहला देखिए डाटा क्या बता रहा है ये कि संपूर्ण भारत की जो बुद्धिस्ट आबादी है उसका 73% कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और ये डाटा देखिए क्या बता रहा, सिक्किम की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का 28% क्या आपके हैं, बुद्धिस्ट हैं। मतलब क्या है कि बुद्ध की अगर प्रतिशत की बात करें, सबसे मोस्ट पॉपुलेशन यानी कहाँ पे आपका है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से आपका ये सिक्किम आ जाएगा ये, क्योंकि इसका प्रतिशत और की तुलना में करेंगे तो बहुत कम आएगा ये आपका ये। ठीक है ना, ये अगर वहाँ की जनसंख्या को लेकर के करेंगे क्योंकि भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला है आपका वो, तो वहाँ पे ये कुछ भी नहीं है वो है। ठीक, हाँ, तो ये आपका है ये सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश आपका जाता है, पहले पे सिक्किम है, दूसरे पे आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे वहाँ की कुल आबादी का प्रतिशत नहीं दिया है, बस ऐसे है। अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब है जहाँ पे क्या आबादी ज्यादा है। इसके बाद जैन धर्म से रिलेटेड जैन धर्म,
संपूर्ण भारत की जनसंख्या का लगभग आपका 0.41%, ये क्या है, जैनिस्ट में है। और सबसे ज्यादा जो जैनिस्ट हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसके बाद आपका राजस्थान है, और फिर उसके बाद गुजरात है, फिर दिल्ली। जैन के बारे में देखिए, जो आपका रिपोर्ट आया है 2024 में, जैन धर्म कि 1950 में इनकी जो कुल जनसंख्या थी वो 1.24% थी, और 2015 के रिपोर्ट के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या हो गई है 1.85% हो गई। यानी इस प्रकार क्या हो रहा है कि इनकी संख्या में यानी वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपका 6.58% की वृद्धि हुई। यहाँ पे देखिए जो डाटा आपका जैन धर्म का आपका 2001 का है ये, ठीक। तो सन 1950 का जो रिपोर्ट कह रहा है आपका 1.24% कुल आबादी थी है। बाद में है आबादी घटी है 0.41, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फिर आपका 2015 का रिपोर्ट कह रहा है कि आपका ये और यानी वृद्धि हुई है। और इस प्रकार कुल वृद्धि कितना है, 6.5% की हुई है। लास्ट में एक और आपका है पारसी धर्म। पारसी धर्म इसके बारे में कहा जाता है इनकी संख्या काफी ज्यादा कम है। और सबसे ज्यादा जो पारसी आपके जो पाए जाते हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, राजस्थान और दिल्ली, यहाँ पे यानी सबसे ज्यादा ये पारसी पाए जा रहे हैं। परसेंटेज इसका नहीं है, ये जो नया रिपोर्ट है उसमें दिया गया है। 2024 का जो रिपोर्ट है ये एक इसका अच्छा रिपोर्ट दिया गया है। इसमें 2024 का जो रिपोर्ट है कि पारसी के बारे में कि 1950 में इनकी जो जनसंख्या थी 0.03% थी, और ये आपका है घट करके हो गई है 2015 में 0.02% की, यानी कमी आई है। तो इस तरह से एक इसका ये रिपोर्ट आता है कि इसमें आपकी प्रतिशत में आपकी कमी दर्ज की गई थी। तो ये धर्म थोड़ा सा देखिए, जो रतन टाटा थोड़ा सा, हाँ, तो उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पारसी धर्म से संबंधित हैं, और हाल ही में यानी इनकी मृत्यु होना एक चर्चा का विषय है, और लोगों में एक जिज्ञासा हो गई पारसी धर्म के बारे में जानने से रिलेटेड। तो इनके बारे में कहा जाता है कि पारसी धर्म के बारे में कि ईमानदारी के रूप में देखा जाए तो इनसे बेहतर कोई और है ही नहीं। ऑनेस्टी के रूप में देखें कि पारसियों से कोई बेहतर आपका है ही नहीं, यानी इनके अंदर उस तरह से नहीं है। मेहनत के रूप में देखें तो मेहनत में क्या है, काफी ज्यादा ही है। मेहनत बहुत ज्यादा ही करते हैं ये, ठीक। ये उस तरह के नहीं है कि यानी बैठ करके रोटी तोड़ना खाना पीना, यानी अपने मेहनत पे आगे बढ़ने की बात करते हैं। और ये भी एक बात आई थी, उठाया गया कि अगर भारत की शासन व्यवस्था अगर पारसियों के हाथ में दे दिया जाए तो शायद यानी भारत के भविष्य को बना के रख देंगे। अभी ये हाल ही का ये सब चर्चा का सब विषय बना था रतन टाटा के समय में ही है, ठीक है। इतने ज्यादा ये काम करते, जहां पर भी देखिए जो पारसी हैं वो उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो जितने भी कम में हैं लेकिन बहुत बेहतर में हैं आपके ये।
एजुकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है इनका, बेहतर है हर चीज़ से, रहन सहन हर चीज़ से, सोसाइटी इनकी बढ़िया है। और जहाँ जहाँ जो कंपनियाँ स्थापित हैं इनके सब बहुत बेहतर तरीके से संचालित करते सर ये लोग किस भगवान की पूजा करते हैं? हैं। किस भगवान की है? ये इनकी हैं? किताब की पूजा करते हैं सर, हैं? भगवान की कोई ये बुक है? किताब है जेंदावेस्ता। जेदावेस्ता वाला है उसी से, है ना, जेदावेस्ता। मतलब ये लोग मूर्ति पूजा नहीं वो सब पे नहीं विश्वास करते हैं। एक है जैसे हम लोगों का है रामायण है, ठीक, महाभारत है, मुस्लिम का कुरान है, बाइबल है आपका ईसाई का है, और गुरु गोविंद सिंह ग्रंथ साहब है जो आपका सिख का, इसी तरह से इनका है जद आवेस्ता है, उसी के नियम और, है ना, उसी के नियम के उसी सिद्धांतों को ये अनुपालन करते हैं। ईसाई से निकला हुआ धर्म है। हाँ उसी से ही निकला सर, होता एक है। अच्छा प्रतीक है। सर ये पहले ईरान में इलाके पाए जाते थे फारसी में, पहले वहीं से है तो अपने। इनको भी प्रवासी गद्दे ने कहा गया था। अप्रवासी है कहीं ना कहीं, उनका उग्र नीतियाँ इकोनॉमिकल रूप से, है ना, जैसे इराक में है एक उग्र इस तरह से, तो उनके साथ विचारों के ज़्यादा मेल नहीं करना, इसलिए प्रवासित हो गए उन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका जो जनसंख्या संघटक है आपका ये समाप्त हो जाता है। कल आपकी क्लास है ऑफ रहेगी। हाँ।